हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का अनुकूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एमबीए स्टूडेंट्स के लिए, बीबीए स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड ये सीए एंड सीएस स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज़ डिविडेंड पॉलिसी। हम डिविडेंड पॉलिसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ डिविडेंड क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप किसी भी कंपनी के अगर शेयर्स खरीदते हैं, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद कर शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो जो आपको पर एनम इनकम होती है बिकॉज ऑफ बाइंग शेयर ऑफ दैट कंपनी, आपको एक इनकम मिलती है दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। तो उसी के बारे में हम आप आज बात करेंगे। ये तो थियोरेटिकल पॉइंट हो गया कि डिविडेंड क्या होता है, लेकिन इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं, डिविडेंड का कैसे, कितना डिविडेंड आएगा, किस तरह से डिविडेंड बांटा जाता है, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, डिविडेंड पॉलिसी की हेल्प से भी हम आज करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी डिफाइन करेंगे कि हम अपनी क्वेश्चंस में करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मीन्स P0 कैसे निकालें, वो आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके भी कई मॉडल्स होते हैं। पहला है वॉल्टर्स मॉडल, उसके बाद है ग्रोथ मॉडल, फिर है MM अप्रोच। तो वन बाय वन हम हर क्लास में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्टर्स मॉडल के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं P0 से। तो हम सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट करेंगे। P0 इक्वल्स टू, P0 का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। So P0 equals to DPS upon KE, DPS upon KE plus R upon KE, then EPS minus DPS इस पूरे के अपॉन में KE। स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला क्या है? DPS अपॉन KE प्लस R अपॉन KE, EPS माइनस DPS देन फुल के अपॉन में KE। अब हम समझेंगे वन बाय वन कि ये सारे टर्म्स क्या हैं, इनका मतलब क्या है, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। वेयर DPS means DPS equals to dividend per share, dividend per share। बच्चों, कंपनी अपने एक शेयर पर कितना डिविडेंड पे कर रही है दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड पर शेयर। पर का मतलब होता है कि एक शेयर पर कितना डिविडेंड। DPS ये हो गया, देन KE का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका मतलब है कि इक्विटी शेयर्स इशू करने पर क्या कॉस्ट आई है उसका परसेंटेज। KE आपको हमेशा इट विल बी गिवन ऑलवेज इन परसेंटेज। आपको ये क्वेश्चन में परसेंट में दे रखा होगा। ये हो गया हमारा। देन R मीन्स रेट ऑफ रिटर्न। आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न मीन्स वापस में क्या प्रॉफिट मिल रहा है शेयर को खरीदने पर या शेयर को इशू करने पर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी, उसका परसेंट दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिटर्न। इट विल ऑल्सो बी गिवन इन परसेंट। स्टूडेंट्स,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कभी कभी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, तो आपको क्वेश्चन में देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मैं दूसरा नाम भी आपको बता देती हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कभी वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं, कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, बोथ आर सेम थिंग्स। के मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये भी वही है। देन ईपीएस, ईपीएस के फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है उसको हम बोलते हैं ईपीएस। देन डीपीएस, डीपीएस हमने यहाँ पे बता ही दिया है मैंने। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा इनका मीनिंग हो गया कि फुल फॉर्म क्या है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में ज़्यादातर वो क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं, तो मैं आपको नोट करवाती हूँ और समझाती हूँ। आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन इज अजम्पशंस अंडर द वॉल्टर्स मॉडल, कि जब आप वॉल्टर्स मॉडल को फॉलो करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको एज्यूम करके चलनी पड़ती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालें, अजम्पशंस अंडर वॉल्टर्स मॉडल। वन बाय वन आप लोग मेरे साथ नोट करते चले। द फर्स्ट assumption is the firm is all equity firm। ऑल इक्विटी फर्म। बच्चों, हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो कंपनी है या जो भी फर्म है उसने जो कैपिटल इशू की है वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही की है, ना प्रेफरेंस शेयर्स है ना डेब्ट है। सिर्फ और सिर्फ जो टोटल कैपिटल है दैट इज इशूड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विटी। इसको नोट करें आप लोग। The firm use only retained earnings the firm use only retained earnings to finance its investment। To finance its investment, the firm use only retained earnings to finance its investment। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको retained earnings का मतलब समझना होगा। तो बच्चों, retained earnings का मतलब होता है कि कोई भी फर्म है या कोई भी कंपनी है
तो उसको जो भी अर्निंग्स होती है हर साल, जो भी प्रॉफिट होता है, तो कंपनी ये नहीं करती है कि सारा का सारा प्रॉफिट, सारी की सारी अर्निंग्स शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड बांट दी। ऐसा नहीं करती है कंपनी। एक कुछ परसेंट रिजर्व रखती है, अपने पास रख लेती है, उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। 1% अपने पास एज अ रिटेन्ड अर्निंग रखने के बाद जो बचता है वो कंपनी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड बांटती है। तो वही कह रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, उनका मतलब है द फर्म यूज ओनली रिटेन्ड अर्निंग्स, जो बचाया हुआ पैसा है, टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट। जैसे कंपनी को कहीं इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा लगाना है, तो कंपनी सिर्फ अपने जो बचा हुआ पैसा है उसी को इन्वेस्टमेंट में लगाएगी। कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए लोन नहीं लेगी कि कंपनी पहले बैंक से लोन ले फिर उस लिए हुए लोन से इन्वेस्ट करे। कंपनी ऐसा नहीं करेगी। अंडर वॉल्टर्स मॉडल कंपनी क्या करेगी, जो कंपनी ने पैसा अपनी अर्निंग्स में से सेव किया है, मतलब जो कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स है, कंपनी वही पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाएगी। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। The rate of return on investment is constant स्टूडेंट्स, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, and so is the cost of equity. उन्होंने कहा है जो भी रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पर वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा हर साल। और वो क्या होगा, जो भी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वही आपका रेट ऑफ रिटर्न होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड वो जो आपका फिक्स रहेगा वो बार बार चेंज नहीं होगा। तो ये अजम्पशन हम मान कर चलते हैं अंडर वॉल्टर्स मॉडल। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है ऑल अर्निंग्स आर distributed or retained internally, are distributed internally। स्टूडेंट्स, जो भी कंपनी की अर्निंग्स होगी, जो भी फर्म की अर्निंग्स होगी, वो चाहे बांटी जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या बचाकर रखा जाए, ये सारा काम इंटरनल ही होगा, इंटरनल स्टाफ ही करेगा, ये एक्सटर्नल नहीं होगा। ये भी एजम्पशन हम लेकर चलते हैं वॉल्टर्स मॉडल में। फिर हमारा है फिफ्थ पॉइंट, द फर्म हैज इनफाइनाइट लाइफ, मतलब अनलिमिटेड। हम ये मानकर बिजनेस करेंगे कि कंपनी जो है फॉर द फुल लाइफ चलती रहेगी, ये कभी भी बंद नहीं होगी, इसकी लाइफ जो है अनलिमिटेड है, यही सोचकर हम अपना बिजनेस करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इट इज़ कॉल्ड गोइंग कंसर्न assumption। एक और हमारा पॉइंट है अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स। अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स डू नॉट चेंज।
स्टूडेंट्स वॉल्टर्स मॉडल में हम ये मानकर चलते हैं कि ना हमारी अर्निंग्स चेंज हो रही है एंड ना ही हमारा डिविडेंड बदल रहा है, दोनों चीज़ें सेम है। ये क्वेश्चन आप लोग लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ अजम्पशंस पूछते हैं कि डिफाइन द अजम्पशंस ऑफ वॉल्टर्स मॉडल। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग समझिएगा, फिर इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग बार बार। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा थियोरेटिकल पार्ट था जहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया और ये एजम्पशंस बताई। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी वॉल्टर्स मॉडल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगी। अगर अभी आज की क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे बता दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आप लोगों को फिर से समझा दूँगी। सो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।